महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव पीक पर है। हर पार्टी पूरी जोर आजमाइश कर रही है अपने कैंडिडेट को जिताने के लिए और कैंडिडेट भी दिन रात मेहनत कर रहे हैं। महाराष्ट्र में कैबिनेट मंत्री और बीजेपी के सीनियर नेता सुधीर मुनगंटीवार हमारे साथ हैं। बल्लारपुर कॉन्स्टिट्यूंसी से फिर इन्होंने टिकट लिया है और अब फिर से सुधीर बाबू क्या देखते हैं किस तरीके से इस बार का चुनावी गणित होगा और आपको इतनी बार बल्लारपुर के लोगों ने आशीर्वाद दिया है, इस बार भी आशीर्वाद देंगे क्या? मुझे विश्वास है कि इस बार भी 72 बल्लारपुर विधानसभा के सब जाति धर्मों के मतदाता ये मुझे विकास के लिए, उनकी सेवा के लिए मुझे मतदान करेंगे। और मेरा भी संकल्प है कि दिलो जान से उनकी सेवा, गरीब की सेवा ये ईश्वर का अंश है, ईश्वर की सेवा है, ऐसा समझ के मैं काम करता हूं। मुझे याद है कि 2 अप्रैल 2010 को जब मैं प्रदेश अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी का बना तो मेरे भाषण की शुरुआत ही गरीबों के सम्मान में भाजपा मैदान में। बिल्कुल। अगर हम लोग राजनीति में खुद को बड़ा करने के लिए नहीं है, बिल्कुल, मतदार संघ के विकास के माध्यम से यहाँ की जनता को बड़ा करने के लिए हम खड़े रहते हैं। तो दिल से काम करूंगा, लोग मुझे जिता के देंगे। लेकिन बाबू दिल से तो आप लगातार काम कर रहे हैं, सरकार में मंत्री रहे, इस जिले के पालक मंत्री रहे, बावजूद इसके अभी कुछ लोकसभा चुनाव में आपको उम्मीदवारी दी गई तो आप इतने मार्जिन से चुनाव हार गए। जनता क्या आप पर स्नेह कम कर दी? आपके विकास कामों से जनता मुझे विधानसभा में देखना चाहती थी। ऐसा है कि वो समय का एक वातावरण अलग था, उस वातावरण का इस वातावरण से कोई संबंध नहीं है। और मैं लोकसभा में तो इच्छुक नहीं था। बिल्कुल। अगर मुझे लोकसभा लड़नी होती तो मैं 2 साल पहले तैयारी में लग जाता। बिल्कुल, तैयारी पूरी करते। तो मैं 11 मार्च को मुझे पार्लियामेंट्री बोर्ड ने बताया कि आपको खड़ा रहना है। 13 को टिकट घोषित की। बिल्कुल। और 19 अप्रैल को चुनाव हुआ तो 1 महीने में 6 विधानसभाओं में जाना, उसका प्लान करना, मैं कुछ भी नहीं कर पाया, हवा के साथ बहते गया। तो मुझे लगता है कि वो चुनाव और ये चुनाव में बहुत फर्क है, बहुत अंतर है। बाबू, फेक नैरेटिव क्या बीजेपी के लिए लोकसभा में जो रोड़ा बना था, जिसको आप कह रहे हैं कि फेक नैरेटिव सेट किया गया, संविधान की दुहाई दी गई, कहा गया गरीबों को आरक्षण खत्म कर देंगे, कहा गरीब नहीं रहेंगे, कुछ एक उद्योगपतियों के हाथों में पूरी इंडस्ट्री चली जा रही है, पूरा देश चला जा रहा है, ये मुद्दा क्या इस बार काम आएगा कि नहीं आएगा? देखो, ऐसा है कि वो चुनाव में कांग्रेस ने झूठ पे झूठ वो बोलते गए, नैरेटिव सेट करते गए। और मुझे कभी कभी लगता है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे हुआ होगा, ऐसा मुझे लगता है। आप यूट्यूब में जाके देखोगे ना तो यूट्यूब में जो सरकार के खिलाफ के वीडियो वो पहले आते थे, तो मुझे लगता है कि और उस पे हिट भी बहुत ज्यादा होते थे उस पे। हाँ जी, आपको पता है जर्मन से कोई ध्रुव करके है, वो हमारे सरकार के खिलाफ बोलता था, ध्रुव राठी। हाँ जी। और आप ये एक बात देखोगे कि कांग्रेस ने पूरे देश के चुनाव में सिर्फ झूठ फैलाने का काम किया। यानी मन में तो ये भाव आता था कि ओलंपिक में वैसे भी भारत बहुत कम पदक जीतता है, अगर झूठ बोलने में पदक रखा जाएगा ना, हर ओलंपिक में कांग्रेस जीतेगी और ओलंपिक बोर्ड वाले उसको डायमंड लगा के देंगे, इतना झूठ बोलते हो। उनके झूठ की कोई सीमा नहीं है। लेकिन बहु राहुल गांधी तो गारंटी देने कल आ रहे हैं महाराष्ट्र के लोगों को। मुंबई में राहुल गांधी, उद्धव ठाकरे, शरद पवार गारंटी देंगे कि अगर सरकार आई तो ये गारंटी। देखो, ये सी फॉर चाइना की वस्तु की जो सी फॉर चाइना की गारंटी होती है, वैसे सी फॉर कांग्रेस की गारंटी है। ये गारंटी को कोई अर्थ है? जाओ बाजू में तेलंगाना में, कहाँ है गारंटी? कर्नाटक में इन्होंने हम पे पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ने पे आंदोलन किए। बिल्कुल। लोकसभा का चुनाव जैसे ही खत्म हुआ, पेट्रोल डीजल में 2-2, 3-3 रुपए से दाम बढ़ा दिए। कांग्रेस की कौन सी गारंटी? 8,500 खटाखट आ गई। वो गारंटी रहती तो क्यों नहीं दिए? राज्य में सरकारें है ना आपकी। आपके 1500 पर तो सवाल खड़े किए ना नहीं, वो तो देखो, सौतेले भाई के भी मन में इतनी बुराई नहीं आएगी। सौतेले भाई से भी ये निपटार है। लाडली बहन योजना बंद करने की बात करते हैं और स्वाभिमान की बात करते हैं कि हमारे बहनों को 1500 रुपए में स्वाभिमान बेच दिया। ऐसी
निम्न दर्जे की बातें करते, कभी बोलते हम योजना बंद कर देंगे, कभी हाईकोर्ट में भेज देते। अभी तो बढ़ाने की बात कर रहे हैं, अभी तो कह रहे हैं हमारी सरकार आई तो बढ़ाएंगे। हाँ, तो उनकी सरकार आती नहीं, देखने के बाद अब बढ़ाने की बात कर रहे हैं। उनको पता लग गया, लोकसभा के बाद थोड़ा उनका धीरज बढ़ गया था, पर लोकसभा के बाद जब अब जैसे दिन नजदीक आने लगे, और एकनाथ शिंदे जी की तारीफ करनी चाहिए, उन्होंने ऐसे डैशिंग निर्णय किए। मुझे लगता है कि वो अर्थशास्त्र से ज्यादा मनशास्त्र जानते हैं, और इसलिए ये निर्णयों के बाद जनता ने सरकार को, महायुति को उठा लिया। बहु महाविकास अघाड़ी में सीएम पद पहले डिक्लेयर हो, इसको लेकर के जो घमासान मचा, अब जब अब चुनाव सामने है, अभी भी लोगों को लग रहा है क्या उसका जो घाटा होगा वो बीजेपी को फायदे में तब्दील होगा क्या, कि आपस की जो उनकी कला है वो इस तरफ? नहीं, हमें उनके कलह से कोई लेना देना नहीं। वो क्या झगड़ेंगे, एक हो जाएंगे, सवेरे और कुछ करेंगे, शाम को कुछ करेंगे, हम उसके आधार पे वोट मांगने नहीं जा रहे। हमने जनता के सामने बड़ी स्पष्ट भूमिका रखी है कि महाराष्ट्र में एक तो स्थिर सरकार चाहिए, एक में के पैर खींचने वाली नहीं चाहिए। दूसरी बात, 2 वर्ष 8 महीने सरकार रहते समय उद्धव जी बार बार जो केंद्र पे, हमको केंद्र मदद नहीं करता, अब आपको केंद्र मदद नहीं करता, आप ही कहते हो, तो आपको सरकार क्यों चाहिए? झगड़ने के लिए चाहिए क्या? तो हमें डबल इंजन की सरकार चाहिए, एक दिशा में हम आगे जा सके। नहीं तो क्या हो जाएगा, छत्रपति शिवाजी महाराज के महाराष्ट्र में जो रैतेच राज्य, ये जो छत्रपति जी का कहना है, वो ये रैत का राज्य आना चाहिए। तो इसलिए एकनाथ शिंदे जी के नेतृत्व में मुझे लगता है कि अब महाराष्ट्र में महायुति जीतेगी, और महायुति जीतकर जनता की भरपूर दिल से, ताकत से सेवा करेगी। बहुत छत्रपति की बात करते हैं, हर मंचों से उद्धव ठाकरे कह रहे हैं, शरद पवार कह रहे हैं, या कांग्रेस के लोग कह रहे हैं कि छत्रपति की प्रतिमा करप्शन से गिर गई, और बीजेपी को तो छत्रपति शिवाजी महाराज का नाम लेने का भी अधिकार नहीं है। तो क्या इनको अधिकार है? जिन्होंने अफजल खान के कब्र के अतिक्रमण को नियमानुकूल कर दिया, इनको अधिकार है। इन्होंने जब सांगली के विवेक कौठेकर जी ने अफजल खान के पेट को फाड़ने वाला छत्रपति शिवाजी महाराज का कैलेंडर बनाने के बाद 7 दिन जेल में ठूस दिया, इनको अधिकार है। अरे इनका तो दूर दूर तक छत्रपति शिवाजी महाराज के विचारों के साथ संबंध नहीं। हमने अफजल खान की कब्र के अतिक्रमण को हटाया, हमने लाल आगरा के किले में जाके छत्रपति शिवाजी महाराज के जयंती को साजरी किया है, मनाई है, और हर साल मनाएंगे। हमने राज्याभिषेक को सरकार के पैसों से हर साल मनाने का निर्णय किया। हमने वाघनक गाने के बाद इन्होंने उस वाघनक का भी अपमान किया। हमने तो दांड पट्टे को राज्य शस्त्र बनाया। हमने श्री शैलम, जहां पे छत्रपति शिवाजी महाराज ने तपस्या की, वहां महाराष्ट्र सरकार के पैसों से 3.25 करोड़ रुपए का मंदिर बनाया। हमने जाके आमी पुणेकर संस्था के साथ लोक वर्गनी से हमने कूपवाड़ा में पाकिस्तान सीमा पर छत्रपति शिवाजी महाराज का तलवार का प्रतिकृति वाला 12 फुट का पुतला खड़ा किया, और पाकिस्तान के आतंकवादियों को यह बताने की कोशिश की कि दिलवार के लिए दिलदार है, हम दुश्मन के लिए तलवार है। तो क्या इनको अधिकार है? छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में इनके पंडित नेहरू जी ने बाद में माफी मांगी, ठीक है, माफी मांगी, पर ऐसा काम क्यों किया जिसके लिए अपनी माफी मांगनी पड़ी? लेकिन वागनक पर जिस तरीके के सवाल उठे, जिस तरीके से आदित्य ठाकरे ने कहा कि नकली वागनक है, दूसरे लोगों ने कहा कि वहां की संग्रहालय ने कहा कि वो वागनक नहीं है, बीजेपी ऐसे वागनक को जिसका कोई पौराणिक वो नहीं है, उसको ले आकर के महिमा मंडित कर रही है और छत्रपति शिवाजी महाराज का अपमान कर रही है। नहीं, मुझे लगता है अपमान उन्होंने किया, तो वो कहे कहां असली है? अगर ये नकली है तो असली तो कहे ना, वो तो कह नहीं पाए। उन्होंने ही अपने किताबों में लिखा हुआ है, पूरे देश और विश्व के किसी संशोधकों ने ऑब्जेक्शन नहीं किया, और हम 1 वर्ष से उसमें काम कर रहे थे, तब नहीं बताया उनको, पहले लगा ही नहीं वो आएंगे। जब आने भरोसा नहीं था। हाँ, जब आने लगे तब अफजल खान के पेट में दर्द होता था वागनक घुसने के बाद, वो दर्द इनके पेट में होने लगा। बहुत तो 1 साल सोए थे क्या ये? और जब अफजल खान की कब्र पर
जिस तरीके से वहाँ स्ट्रक्चर तैयार किया गया, जिस तरीके की चीजें की गई, आपने निकलवाया, सरकार ने निकलवाया, उस समय में कांग्रेस ने, उद्धव ठाकरे ने, शरद पवार ने कहा ये जानबूझकर पोलराइजेशन कर रहे हैं, जानबूझ के सरकार कानून व्यवस्था बिगाड़ रही है, इस तरीके से नहीं होना चाहिए। इसको कैसे देखते हैं? नहीं, इसको तो ये महाराष्ट्र के शर्म नेतृत्व है, इस दृष्टिकोण से देखूंगा। देखो भाई साहब, औरंगजेब, अफजल खान ये मुस्लिम भाइयों के भी आदर स्थान में नहीं हो सकते हैं। देखो, आपने एपीजे अब्दुल कलाम को आदर के स्थान दिया, मैं समझ सकता हूं। बीजेपी ने उन्हें राष्ट्रपति बनाया था। हाँ जी, हमने जो इस देश में कोई हिंदू मुस्लिम हमारे मन में विचार नहीं है, जो देश के लिए जीता है वो हमारा है। आप क्या औरंगजेब को कांग्रेस वाले अपना रिश्तेदार मानते हैं क्या? क्यों तुष्टीकरण की राजनीति करते हो भाई? जो चंगेज खान, जो अपने जीवन में कोई युद्ध नहीं आ रहा, वो हमारा आदर्श नहीं है। जो तैमूर लंग, जिसने 1 लाख मानवी कवटियों का राजमहल बनाया, वो हमारा आदर्श नहीं है। जो नादिर शाह, जिन्होंने चांदनी चौक में हजारों हिंदुओं की कत्ल की, वो आदर्श नहीं है। हमारे लिए आदर्श महाराणा प्रताप है, छत्रपति शिवाजी महाराज है। मैं झांसी नहीं दूंगी ऐसा कहने के बाद 1200 अंग्रेजों को काटने वाली मगर युद्ध में हारने वाली झांसी की रानी आज भी हमारे खून में ऊर्जा निर्माण करती है। जय भवानी, जय शिवाजी जब हम कहते हैं तो एक चेतना जाग जाती है। आज भी मैं कहता हूं कि इसमें रिसर्च होना चाहिए। कोई बेहोश आदमी के सामने तुम जयकारा लगाओ, जय भवानी, जय शिवाजी का, मैं आपको विश्वास से बताता हूं कि उसके हृदय में भी एक चैतन्य निर्माण हो बाबू, अपने राज्य मंत्री माफ कीजिएगा, राज्य गीत भी यहाँ पर पहली बार इंट्रोड्यूस किया कि उससे अब तक राष्ट्रगीत लोग गाते थे, लेकिन अब महाराष्ट्र को सम्मान की नजर से महाराष्ट्र का एक अपना गीत भी होगा और हर बड़े मंचों से वो गीत गाया जाने लगा। इसका कितना सुखद अनुभव होता है, लोगों में क्या विचार और क्या संचार होता है? नहीं, मुझे बड़ी खुशी होती है क्योंकि वो गीतों के शब्द है, सह्याद्रीचा सिंह गर्जतो शिव शंभू राजा, दिल्लीचे ही तख्त राखतो महाराष्ट्र माझा। तो मुझे लगता है कि मेरे छत्रपति का नाम जिस राज्य गीत में है, जिस राज्य गीत के आखिरी शब्द है दिल्लीचे ही तख्त राखतो महाराष्ट्र माझा, मेरे महाराष्ट्र का 3,07,713 स्क्वायर किलोमीटर के महाराष्ट्र का चंद्रपुर से कोल्हापुर तक, चांदा से बांदा तक, गढ़चिरौली से गढ़ तक, हर शिव भक्त जब ये गीत राष्ट्रगीत के समान दर्जा देकर जब कहता है, सुनता है, तो उस पर एक जिम्मेदारी आ जाती है कि मैं किस्मत वाला हूं, भाग्यशाली हूं कि मैं छत्रपति शिवाजी महाराज के इस महाराष्ट्र का एक नागरिक हूं। तो मुझे लगता है कि ये राज्य गीत, मैंने राज्य शस्त्र भी बनाया, दान पट्टा, वो हमारी विशेषता। बिल्कुल, दान पट्टा। और आपको भी बाजी प्रभु देशपांडे की वो शूरता की कहानियां जब पढ़ते हैं ना, तो मुझे लगता है कि हमारे खून की गर्मी बढ़ जाती है। बहु लाडली बहन योजना चली, उसका असर पूरे महाराष्ट्र भर में हुआ, क्योंकि मैं भी सब जगह घूम रहा हूं, लेकिन कांग्रेस को लग रहा है कि लाडली बहन योजना में जो पैसे जा रहे हैं उससे महाराष्ट्र के तिजोरी पर डिफिसिट बढ़ रहा है, कर्जा बढ़ रहा है, महाराष्ट्र के दूसरे तमाम सारी योजनाएं खत्म हो रही हैं, लोग मिल रही है, और सरकार लाडली बहना के जरिए महिलाओं को घूस देने की कोशिश कर रही है। देखो भाई साहब, कभी कभी भगवान के पास तकरार करने की इच्छा हो जाती है। भगवान तू सबको समान बुद्धि क्यों नहीं देता? ये बांटते समय कांग्रेसियों को क्या कम बुद्धि बांटी है क्या? मैं आपको एक उदाहरण बताता। मैं भी अर्थमंत्री रहा हूं, और सिर्फ अर्थमंत्री नहीं रहा हूं, स्वाधीनता के बाद 11,975 करोड़ रेवेन्यू सरप्लस देने वाला मैं अकेला अर्थमंत्री हूं। और सबसे ज्यादा स्टडी करने वाला, बेस्ट फाइनेंस मिनिस्टर, ये अवार्ड स्वर्गीय अरुण जेटली जी ने दिया गया। भाई साहब, मैं 3 बातें कहना चाहता हूं। पहली बात, 2017 में मैंने सरकारी कर्मचारियों के लिए 7 पे कमीशन दिया। बिल्कुल, तब मेरा खर्चा था 44,000 करोड़। तो क्या हमारी इकोनॉमी खत्म हो गई? क्या रेवेन्यू डिफिसिट बढ़ गया? 44,000 करोड़ 2017 में मैंने पे कमीशन दिया था। कितने लोगों को? 5 लाख सरकारी कर्मचारी
और निम शासकीय 12 लाख, 17 लाख को मैंने 44,000 करोड़ दिया। अब हमारे मुख्यमंत्री जी ने 2,48,00,000 बहनों के लिए 46,000 करोड़ दिए, तो इकोनॉमी समाप्त हो गई। ये तो कांग्रेस कह रही है। शर्म की बात है, शर्म की बात है। और फिर उनका एक 2-3 बड़े प्रिय तर्क रहे थे। एक प्रिय तर्क क्या है कि वो कहते हैं कि ये पैसे अभी नहीं देना था, चुनाव है। बिल्कुल। तो भाई साहब, झारखंड में आपने क्यों योजना घोषित की? फिर क्यों घोषित की चुनाव के पहले? आपके मैनिफेस्टो में खटाखट 8,500 रुपए देने की बात घटा-घट पैसे खाने वाले कांग्रेसी नेताओं के दिमाग में कहां से आया? फिर उन्होंने एक तर्क लगाया, जो तर्क तो बहुत ही तर्कहीन है। उन्होंने कहा ये इनकम टैक्स पेयर के पैसों का दुरुपयोग है। कहां से बुद्धि लाते पता नहीं। पहली बात तो इनकम टैक्स भारत सरकार के पास जाता है। इनकम टैक्स में से 41% राज्यों को बांटा जाता है, मगर मनमोहन सिंह जी जब थे उन्होंने उसका सूत्र भी ऐसा बनाया है कि 41% में महाराष्ट्र के हिस्से में कम पैसा आता है। बिल्कुल। बात रही गरीबों को, हमने इनकम टैक्स पेयर का पैसा नहीं बांटा। जो गरीब व्यक्ति माचिस की डब्बी भी लेता है तो जीएसटी देता है, अगर वो स्लीपर भी खरीदता है तो जीएसटी देता है, वो कोई भी चीज खरीदता है, पेन भी खरीदता है तो जीएसटी देता है, कोई कागज भी। हमारा जीएसटी देश में पिछले वर्ष 13,65,000 करोड़ जीएसटी हमारा संकलित हुआ था। उसमें से 2,70,000 करोड़ हमारे महाराष्ट्र का है। ये गरीबों का पैसा है, वो हमने गरीबों को बांटा। तुम्हारे पेट में दर्द हो गया। तीसरी बात, मैं जब हजारों करोड़ रुपए बाकी लोगों को देता हूं, कांग्रेस के समय उनके मुख्यमंत्री ने वीडियोकॉन कंपनी को 3,000 करोड़ की जमीन 30 करोड़ में दी थी। और हमने जब पूछा कि भाई ऐसा करते हैं, बोले देखो इकोनॉमी को चालना मिलती है, तुम 3,000 करोड़ की जमीन हमने 30 करोड़ को क्यों दी? आप देखो चिमन भाई पटेल जब सीएम थे 10 पैसे मीटर से अदानी परिवार को जमीन दे दी थी। बिल्कुल। छबीरदास मेहता मुख्यमंत्री थे, उन्होंने मुंद्रा पोर्ट का टेंडर उन्होंने निकाला था। अदानी जी को बड़ा तो उन्होंने किया था। मगर गरीब का पैसा 1,500 रुपए कहां जाएगा भाई? ये कोई ऑस्ट्रेलिया जाएगा क्या? ये क्या अमेजोन में जाएगा क्या? ये कोई लंदन में इनके बच्चे पढ़ रहे क्या गरीबों के? 1,500 रुपए बाजू वाले पानी पूरी के दुकान में कभी बच्चा कहेगा माँ मुझे पानी पूरी खाना है, आइसक्रीम खाना है, कोई स्लीपर खरीदना है, कोई फ्रॉक खरीदना है, कोई शर्ट खरीदना है, बाजार में पैसा आएगा आज और उसमें जीएसटी वापस आएगा। आज एक किस्सा कि एक बूढ़ी महिला मिली थी जिनके पास चश्मा नहीं था। वो 1,500 रुपए उनको जब आए तो उन्होंने अपना चश्मा बनवाया, जबकि उन्होंने परिवार वालों से कई बार कहा कि मेरा चश्मा बनवा दो। इस तरीके के किस्से जब होते हैं उसके बाद भी कांग्रेस कहती है कि इस तरीके की चीजें नहीं होनी चाहिए। अब उसके आगे बढ़ते हैं, खासकर बल्लारपुर की विधानसभा में आपने इतना विकास किया। आप लगातार कह रहे हैं कि यहाँ पर सैनिक स्कूल दिया, बोटेनिकल गार्डन दिए, यहाँ पर स्टेडियम दिया, यहाँ की लकड़ियां जो है वो भगवान राम के दरवाजे के लिए गई, सब कुछ हुआ। कांग्रेसियों को लग रहा है कि चंद्रपुर का विकास नहीं हुआ है, यहाँ प्रदूषण है, यहाँ पे बेरोजगारी है, यहाँ पे इंडस्ट्री है, लेकिन लोगों को काम नहीं है, बाहर के लोग आके काम कर रहे हैं। इस पर भाऊ काउंटर कैसे करेंगे? नहीं देखो भैया, ये तो वो कहेंगे क्योंकि जब उनके पास कुछ भी नहीं बचा, उनको कहने के लिए क्या है? वो ये नहीं कह सकते कि हमारी सरकार 50 साल थी महाराष्ट्र में, 2 वर्ष 8 महीने, ये 5 साल में 2 वर्ष 8 महीने उनकी थी, उन्होंने क्या किया? उनके पास कहने को क्या है? देखो मूल एमआईडीसी में 2009 के पहले पान पट्टी भी नहीं थी। आज पान पट्टी लगाने को जमीन नहीं है। आप जाइए कितनी इंडस्ट्रीज खड़ी हुई, सीटीपीएस में 8वां 9वां संच किसने खड़ा किया? आज सैनिक स्कूल में कितने लोगों को रोजगार है, कारपेट उद्योग, बांबू उद्योग। तो मैं समझता हूं कि उनके पास मेरे विकास की तुलना करने के लिए कुछ नहीं है। तो क्या करेंगे? मेडिकल कॉलेज को विरोध है उनका, कैंसर हॉस्पिटल को उनका विरोध है, स्मार्ट पीएससी को उनका विरोध है, फॉरेस्ट अकादमी को उनका विरोध है। स्वास्थ्य विभाग सही नहीं है। स्वास्थ्य विभाग सबसे अच्छा तो चंद्रपुर में है भाई। आप जाइए बाकी जगहों में, सबसे अच्छा स्वास्थ्य विभाग है। आज कोई भी ग्रामीण रुग्णालय आप देख लीजिए, अपोजिशन के विधायक है वहां के, जाओ वहां के पीएससी देख लीजिए। और ये सब मेरे समय बना है, ये 2014 के पहले नहीं थे।
तो मुझे ऐसा लगता है कि उनके पास कुछ नहीं है। दो ही प्रश्न है। एक कि जाति जाति के आधार पर गड़वाते हैं, जाति का जड़ इतना घोलते हैं। और आपको भी मालूम है कि राहुल गांधी तो महाराष्ट्र में आके कहते हैं कि अधिकारियों में जो आईएएस अधिकारी हैं उसमें भी जो निचले स्तर के जो एससी एसटी अधिकारी हैं उनको सरकार ऊपर प्रमोट नहीं करती, उनको नीचे रखती है। हमारी सरकार आएगी तो हम फाइनेंस डिपार्टमेंट में भी जो ओबीसी और एससी एसटी आईएएस को भर्ती करेंगे। वो कहते हैं कि महाराष्ट्र नहीं पूरे देश भर में जाति निहाय जनगणना करेंगे। इसको कैसे देखते हैं? नहीं तो राहुल गांधी जी ने पहले प्रतिज्ञा लेना चाहिए कि वो तो कहते हैं कि मैं जनुआधारी ब्राह्मण हूं और दत्तात्रेय गोत्र है। तो भैया ओबीसी प्राइम मिनिस्टर बनाए ना, उनको क्यों खींचना चाहते हो? एक मराठा मुख्यमंत्री बनाए ना, क्यों खींचना चाहते? आपने तो सभी प्राइम मिनिस्टर तो ब्राह्मण बनाए, पहला तो ओबीसी प्रधानमंत्री बना है। तो ये जात के आधार पे हम देखते नहीं। पहली बात तो देखो, कर्म के आधार पे देखना चाहिए। बिल्कुल। जात के आधार की राजनीति, ये जब हम आग लगा देते हैं ना, ये आग से कब कौन जगेगा पता नहीं चलता। जाति के आधार पे आज जब जाके अमेरिका में राहुल गांधी जी कहते हैं कि हम आने के बाद आरक्षण हटा देंगे, बाद में उसका कारण बता दे कि जब समानता आएगी। भैया जब समानता आएगी तब करो ना। ऐसे सपने तो फिर तो मुंगेरी लाल देखता था। मुंगेरी लाल का क्या था, इसी सपने देखता था ना। अरे शादी नहीं हुई तो ये बच्चे की शादी के लिए मंडप और वहां की व्यवस्थाओं का कागज लेके बनाने निकले। आज क्यों अमेरिका में जाके ये बातें कर रहे हो भैया? अमेरिका में जाके आप आरक्षण हटाने की बात करते हो। आपने संविधान को कितने बार बदल दिया? आपके रिश्तेदार पंतप्रधानों ने कितने बार आपने वहां पे संविधान को बदला है? अब तो राहुल गांधी बचाने निकले। विश्व रत्न, भारत रत्न महामानव डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर जी कहते थे कांग्रेस जलता घर है। बाबा साहब ने देखा भाई, 52 को आपने पराभूत किया। और आपको शर्म आनी चाहिए, 1954 में आपने एक नॉन मैट्रिक आदमी के हाथ से, बाबा साहब सूर्य से भी मान थे, डॉक्टरेट ऑफ साइंस, डॉक्टरेट ऑफ लिटरेचर, डॉक्टरेट ऑफ लॉ, डॉक्टरेट ऑफ फिलोसॉफी, आपने क्या किया? 10वीं पास, 10वीं नापास। और भारत रत्न। मुझे प्रश्न पूछना है और मेरे दलित भाइयों को मैं हृदय से कहना चाहता हूं, आप अगर बाबा साहब को मानते हैं तो उनकी भी मानिए। भारत रत्न आपने 2 पंतप्रधानों ने तो अपने ही कैबिनेट में खुद ही दे दिया। 7 अजूबे इस दुनिया में, 8वें अजूबे ये थे। बड़े होंगे ना कर्तृत्व से, मगर खुद ही पेपर लिखेंगे उत्तर पत्रिका और खुद ही मेरिट आप ही आओगे। बाबा साहब को भारत रत्न नहीं दिया, भारतीय जनता पार्टी जनता दल के सरकार में दिया है। इसलिए इनको कोई अधिकार नहीं। ये बहुत जहर खोलने का काम करते हैं और हमें इसमें आक्षेप है। जो लोग पाकिस्तान में सोचते हैं, जो चाइना में रहकर सोचते हैं, वही सोच अगर हमारे देशी लोग करेंगे तो इसका दुख होता है। बिल्कुल। तो जिस तरीके से सुधीर बाबू ने कहा कि महाराष्ट्र में जिस तरीके से महाराष्ट्र सरकार ने विकास किया, लाडली बहना के विषय में जिस तरीके से बात की, और जो राज्य सरकार कर रही है उसको और आगे बढ़ाने की दिशा में लगातार वो प्रयत्नशील रहेंगे। बल्लारपुर में लगातार उनके काम है और आगे भी हर व्यक्ति तक पहुंचकर उनका काम करने की लगातार वो कोशिश करते रहेंगे। इन सारी चीज़ों पर आज बेबाकी से सुधीर मुनमुन तिवारी ने बात की है। फिर मिलेंगे किसी अगली शख्सियत के साथ।